हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज ये जेनेटिक्स का हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड डीएनए इसको समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए और जेनेटिक्स की 3 मेन जो सब डिसिप्लिन ब्रांचेस हैं वो क्या है। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और क्लासिकल जेनेटिक्स। ये भी हमने जाना कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक बेसिक प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ पे जीवन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, लाइफ कंटिन्यू हो रही है। एंड इन दैट आल्सो हेरिडिटी इज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, क्योंकि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को जो कैरी रहे हैं उन्हीं की वजह से एक स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू हो पाती है। This also we have understood that chromosomes are the ultimate carriers of heredity. And we should always keep in mind that meiosis, sexual reproduction and heredity. These are very, very important 3 basic elements of genetics. और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन। इन तीनों को समझना, डिस्टिंग्विश करना एक दूसरे से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी सी दिस मॉलिक्यूल, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ. The blueprint of life, all the necessary information for continuity of life is encoded in this molecule. But where is this molecule in our body? कहाँ पर है ये डीएनए, कहाँ मिलता है आपको बॉडी में? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जब हम अपनी बॉडी से किसी भी पार्ट से सेल निकालते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, तो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारे all 46 chromosomes are present. ठीक है, और वो क्रोमोसोम क्या है कि आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर सेल को निकालते हैं, चाहे वो आईज हो, लंग्स हो, किडनी हो, तो हमारे सेल के अंदर हमारे 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट सारा का सारा जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है उसको हम जीनोम कहते हैं। ये जीनोम जनरली न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्म में कोडेड रहता है, जैसे डीएनए और आरएनए। अब हमें ये भी पता है कि हमारे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। ऑल्सो उनका जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स्ड नहीं होता। अब आप यहाँ देख सकते हो, ये है एक सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स में। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स्ड होता है, राइट? कि जीनोम इज एक्चुअली ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज इनकोडेड इन डीएनए, एंड द जीनोम ऑफ प्रोकैरियोट इज ए सिंगल क्रोमोसोम where DNA is not complexed with histone proteins, and in eukaryotes DNA is complexed with histone proteins and there are multiple chromosomes in eukaryotes. So genome के बाद आते हैं chromosomes. तो chromosomes क्या है? यहाँ आप देख सकते हो कि सेल को enlarge करके न्यूक्लियस को जब हम देखते हैं, न्यूक्लियस when we enlarge we find chromosomes. क्रोमोसोम्स को देखने के लिए आप लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको सेल को सेल डिवीजन के टाइम अरेस्ट करना होगा बाय यूजिंग सेल अरेस्टिंग केमिकल्स लाइक कोल्चिसिन, एंड देन यू हैव टू चेक फॉर द मेटाफेज फेज ऑफ द सेल डिवीजन। ओके, सो क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए जो कि 2 मीटर लंबा है उसको छोटा कर करके उसको कॉम्प्लेक्स, उसको जैसे पतंग को उड़ाते टाइम आप धागे को अपने उस फ्रेम पे बाउंड करके रखते हैं, ऐसे ही डीएनए को भी बाउंड किया जाता है, उसको कंडेंस किया जाता है, उसको फोल्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, एंड देन दिस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड एंड इट इज द कैरियर ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल। और जो ब्रांच जिसमें हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के बारे में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं साइटोजेनेटिक्स, राइट? सो here you can see all the 46 chromosomes of the cell of a human male, क्योंकि यहाँ X और Y क्रोमोसोम को आप आसानी से देख सकते हैं।
So this is a chromosome. There are different parts of chromosome. Number 1, it is telomeres, the ending of chromosome. Number 2 is centromere, the point of attachment of the two chromatids. Then third is your short arm and fourth is your long arm. Short arm is generally P and long arm is generally Q. कि यहाँ पे जितने भी हमारे 46 क्रोमोसोम्स दिखाए गए ये पेयर्स में है, यानी क्रोमोसोम नंबर 1 1, 2 2. तो ऐसा क्यों है? Because in your body you have got 23 chromosomes from your mother and 23 chromosomes from your father, and both the chromosomes they are in pairs, and when they are in pairs इन दोनों क्रोमोसोम पे सेम जीन होता है. अगर यहाँ आपके जीन पे एक एक्स जीन है तो उसी का होमोलोगस पेयर पे इसी जगह इसी लोकस पे यू विल गेट द सेम जीन. Now what will be the difference? कि जीन का जो वेराइटी है, जो फॉर्म है वो अलग हो सकती है. जैसे अगर हाइट के लिए ये जीन है तो यहाँ टॉलनेस हो सकती है, यहाँ डॉफनेस हो सकती है, लेकिन दोनों के लिए जीन जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो हाइट वाला ही होगा. यानी इस तरीके के क्रोमोसोम्स जो पेयर में होते हैं और उनके ऊपर सारे के सारे जीन सेम ही टाइप के प्रेजेंट होते हैं एट सेम लोसाई, देन दोज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स. और जनरली ये ऑटोसोम्स में होता है, यानी जो हमारे बॉडी के वो क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है उनमें ही आपको ये पेयरिंग मिलती है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में आपको होमोलोगस नेचर जो है क्रोमोसोम का वो नहीं मिले. द क्रोमोसोम्स विच ऑकर्स इन पेयर इन सोमैटिक सेल्स एंड दे कैरी जीन फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड विद डिफरेंट एलील्स. सो अब ये देखिए हमारे जितनी भी स्पीशीज हैं एनवायरनमेंट में, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे माउस हो, ड्रैगन फ्लाई हो, फ्रूट फ्लाई हो, डॉग हो, अनियन हो, ईस्ट हो, they all have fixed number of chromosomes. All these chromosomes they occur in pairs. Now what is a sex chromosome? The chromosome that determines the organism's sex, whether it is a male or a female, those chromosomes are known as sex chromosomes. I mean humans, the females they are homologous pair of X chromosome, means the females are XX and males are XY. And when these chromosomes they form gametes, their number is reduced to half, means from 4 gametes which will be produced from one cell division, they all will carry 23 chromosomes. In males the gamete is sperm and in females it is ova. So when they fuse together they form a diploid structure, that is a zygote. This type of chromosomes are known as sex chromosomes. Now what is the word diploid? Diploid means कि जो आपका सेल है उसके पास 2 sets of chromosomes है. अगर आपके पास टोटल 46 क्रोमोसोम है तो it means you are having 2 sets of chromosome, 23 and 23. Hence the state at which the cell is known as a diploid stage. What is a haploid stage? When the cell contains only one set of chromosome. जैसे कि गैमीट्स में होता है, जैसे कि स्पर्म में होता है, उसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोमल सेट्स ही होते हैं एंड दैट टू ऑफ द मेल कैरेक्टर, एंड दिस 23 पैटर्नल क्रोमोसोम्स आर सिंगल क्रोमेटिड. सो व्हेन दे फ्यूज टुगेदर 23 from maternal and 23 from paternal, they form a diploid structure that is known as zygote, and their replication occurs and the single chromatids they double themselves. Hence आपने 2n और 4n का concept पढ़ा होगा. If you want to learn more about that, please let me know in comment section. Then we will talk about the concept of cell division, where the chromatids they double themselves and the amount of DNA is also doubled, but the number of chromosomes remains the same. Okay, I want to ask you a question. Please do tell me in comment section how you count the number of chromosomes. What is a very simple technique to count the number of chromosomes? Ploid number is clear to you. It is generally abbreviated as N, and the condition in which all the cells contain the one set of chromosomes. Generally it happens in case of gametes, where the sperm and egg, the male and female gametes respectively, carries a single set of chromosomes.
Now I use the word fertilization. What is fertilization? When the two gametes, they fuse together, the union of the two gametes to form a zygote is known as fertilization. Now what is a zygote? Zygote is a single cell which is diploid in nature, results from the union of two haploid gametes. So these terms you will encounter frequently when you will be studying genetics. तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में concept clear होना चाहिए. क्रोमोसोम इज एक्चुअली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. अगर हम उसको अनफोल्ड करते हैं क्रोमोसोम को, तो जो आपके पास थ्रेड आता है दैट इज डीएनए. नाउ हियर यू कैन सी द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ जस्ट रोटेटिंग, एंड हियर यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट बॉन्ड्स एंड डिफरेंट स्पिरिलैक्सिस. अब आप देखिए, चाहे एक हाथी हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एक ह्यूमन हो, कुछ भी हो, ऑल कैरीज द जेनेटिक मटेरियल. The genetic material can be DNA or RNA. That is a different issue. But here we are talking about DNA. Then what is this DNA? क्या है DNA? DNA is actually made up of three things. First is the phosphate group, then a pentose sugar and a nitrogenous base. Okay, when all these, there are two types of nitrogenous base, and in those two types, in general, let's say that this is a 4-letter game. The nitrogenous bases are 4, and when we combine them all together, and we get the recipe for life, and that is DNA. So this is DNA. अब ये कैसे बनता है? Let's check out step by step. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ पेंटोज शुगर. अब यहाँ आपको दो तरीके की शुगर दिखाई दे रही है, जिसमें यहाँ पे देयर आर 2 OH ग्रुप्स, दैट इज राइबोस, एंड देयर आर ओनली 1 OH ग्रुप. यहाँ पे एक OH हट जाता है, तो इट इज डीऑक्सी, यानी ऑक्सीजन हट रहा है, तो इट इज डीऑक्सी राइबोस शुगर, एंड इट इज राइबोस शुगर. बट द शुगर दे आर पेंटोज. यहाँ पे आप 3 और ये जो 5 प्राइम देख रहे हो, इनको जरा ध्यान से देखिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द एंटी पैरेलल नेचर ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. ओके, क्योंकि ये 5 प्राइम और 3 प्राइम जब हम लिखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम. सो ये दोनों शुगर हैं, ये डीएनए में होती है, डीऑक्सीराइबोस विद नो ऑक्सीजन एट 2 प्राइम एंड the 2nd carbon of pentose sugar, and here there are 2 OH groups, one at 2 and second at the 3rd carbon of the pentose sugar. Now as I told you that nitrogenous bases, they are of 2 types, purines and pyrimidines. प्यूरिन्स की स्पेलिंग छोटी है, इसलिए जो दो प्यूरिन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं. और पिरामिडिन्स की क्योंकि स्पेलिंग बहुत बड़ी है, लेकिन इसके जो तीनों एग्जाम्पल हैं उनका स्ट्रक्चर छोटा होता है. अब नाइट्रोजनस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यू कैन सी देयर आर अ गुड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन दीज प्यूरिन्स. एडेनिन, guanine, cytosine, uracil and thymine. Adenine, guanine, they are purines. Cytosine, uracil, thymine, they are pyrimidines. We know that in case of DNA, we don't have uracil, but we have thymine. And in case of RNA, we don't have thymine as a nitrogenous base, but we have uracil. So इनके structure और ये बहुत important है. So अब ये देखिए, ये है हमारा DNA. अगर मैं आपको सिर्फ इतना पोर्शन दिखाती हूँ, here you can see that this is the 5 prime end of the sugar, this is the 3 prime end of the sugar. अब 2 prime पे OH है नहीं, तो हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो हमारी बैकबोन तैयार होगी, वो नई अटैचमेंट के लिए 3 प्राइम ही एंड है. तो फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ जो बन रहा है वो बन रहा है 3 प्राइम OH और 5 प्राइम कार्बन, यानी कि जो 5th कार्बन है उससे हमारा फॉस्फेट ग्रुप का ऑक्सीजन अटैच हो रहा है बाय रिलीजिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट. सो यहाँ जो ये बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर आर 2 एस्टर बॉन्ड्स, इसलिए इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. और ये रिएक्शन जनरली हमारा डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम भी आप जो है उसको देखते हैं. अब यहाँ 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं. डीएनए में हमारे पास है शुगर फॉस्फेट बैकबोन और 4 न्यूक्लियोटाइड्स,
4 नाइट्रोजनस बेसिस जो शुगर के साथ अटैच हो रहे हैं एट कार्बन 2. सो एट कार्बन 2 एंड द नाइट्रोजनस बेसिस आर अटैच्ड and there is a complementary base pairing. A pairs with T by 2 double bonds and C pairs with G by a triple bond which has a capacity to self replicate. एक हमारा ये शुगर है, शुगर के साथ आपके 5th कार्बन पे ये फॉस्फेट बॉन्ड है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, तो सिर्फ शुगर और बेस को मिला के हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड. और अगर हम एक फॉस्फेट बॉन्ड अटैच करते हैं तो इट विल बी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट. अगर 2 करते हैं डाइफॉस्फेट और 3 करते हैं तो ट्राइफॉस्फेट. दिस बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा डीएनए है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड? So DNA is actually a polymer of 4 different kinds of nucleotides with a backbone of sugar and phosphate bond. So clear है ये. अब I hope there will be no confusion. Now next is when it comes to DNA, the whole DNA is not fully useful because there are some parts which do not express gene. But there are some parts which expresses a particular gene. Gene hereditary unit है. अब when 23 maternal chromosomes and 23 paternal chromosomes they fuse together, they form a zygote, and that zygote after 9 months results into a complete organism, like sitting in front of me, you. And there you find that there are some characters which are similar to mother, there are some characters similar to father, but exactly the offspring is not the copy of parents. So how come the difference is there? The difference lies in meiosis, which we will be studying later on. तो यहाँ जो चीज ट्रांसमिट होती है उसको मेंडल ने फैक्टर्स कहा था और बाद में इसको जीन नाम दिया गया था. तो in simple terms, if I say that a DNA in a chromosome is programmed to produce proteins, but all those proteins interact with each other to carry out a particular function. तो हम कह सकते हैं कि DNA is just like a book and a gene is one page with a specific information of our use. क्योंकि बुक में हर तरीके की इंफॉर्मेशन है पर सब हो सकता है हमारे काम की ना हो. बट द वन विच इज ऑफ यूज, यानी वो सेगमेंट डीएनए का जो एक स्पेशल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो एक पर्टिकुलर आरएनए बनाता हो, उसे हम जीन कहते हैं. ए जीन इज ए स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए और अ स्पेशल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए और ऑन क्रोमोसोम दैट फंक्शंस और दैट प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक आरएनएज. अब आरएनए कितने टाइप के हो सकते हैं? आरएनए में एमआरएनए हो सकता है, टीआरएनए हो सकता है, आरआरएनए हो सकता है, एसएनआरएनए हो सकता है, और सभी आरएनए में से प्रोटीन कौन सा आरएनए बनाता है? एमआरएनए. सो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रोटीन्स बनाने वाला सीक्वेंस ही जीन है, नहीं. देयर आर अदर फंक्शंस आल्सो व्हिच आर कैरिड आउट बाय टीआरएनए, एसएनआरएनए और आरआरएनए. Then there are 2 types of genes on the basis कि वो किस ऑर्गेनिज्म में है. अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में है तो वो प्रोकैरियोटिक जीन होंगे, अगर यूकैरियोट्स में है तो यूकैरियोटिक जीन होंगे. जनरली प्रोकैरियोट्स आर लाइक बैक्टीरियाज और स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोट्स आर हायर एनिमल्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द जीन कि वो जीन कब एक्टिव रहता है, कब एक्सप्रेस करता है, क्योंकि डीएनए के अंदर 2 ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एक जो हमेशा प्रोटीन्स बनाने के लिए एक्टिव रहता है और एक जो कम एक्टिव रहता है. यू कैन राइट डाउन द आंसर इन कमेंट सेक्शन दैट व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए या 2 पार्ट्स ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग द एक्टिविटी ऑफ या एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स. अब एक होता है ऐसा जीन जो हमेशा एक्टिव रहता है बॉडी में, जो हमेशा एक्सप्रेस होता रहता है, जिसकी जरूरत बॉडी को हर टाइम होती है. Those genes are called housekeeping genes, right? And there are certain specific genes जिनकी जरूरत पड़ती है according to the requirement. बॉडी को हमेशा उसकी जरूरत नहीं पड़ती. तो आपके पास 2 तरीके से आप जीन्स को क्लासिफाई कर सकते हो.
एक आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीन कि किस ऑर्गेनिज्म में है, और दूसरा एक्टिविटी और एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कि हाउसकीपिंग जीन्स है या स्पेसिफिक जीन्स है. Here you can see a gene structure of a eukaryotic gene. This eukaryotic gene, this is a bit complex as compared to prokaryotic. इसमें आपको exons दिख रहे हैं, introns दिख रहे हैं. You can see 5' end of this molecule and 3' end. There is a transcription initiation site, then promoter region, and all these different parts. And there, this is the prokaryotic gene. This prokaryotic gene is actually composed of 3 parts: promoter region, RNA coding sequence, and terminator region. Prokaryotic genes में introns नहीं है, यानी कि अगर आपको ऐसा कोई डायग्राम दिखाया जाए तो you should be in a position to differentiate कि yes, this is a prokaryotic gene and the previous one, this is a eukaryotic gene. इसमें जो आपके एक्सॉन्स इंट्रॉन्स हैं ये आपको आगे बहुत यूज में आने वाले हैं. ये क्या होते हैं, इनका क्या रोल है, तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट कीपिंग द कॉन्सेप्ट क्लियर कि आप एक प्रमोटर रीजन जो है वो आपका 5' के पास है. जो आपका 5' के पास का रीजन होगा वो अपस्ट्रीम कहलाएगा, और जो 3' के पास का रीजन होगा वो डाउनस्ट्रीम कहलाएगा. So the region 5' of the promoter sequence is upstream sequence and this is downstream sequence. Promoter region generally जो है वो upstream sequence के आसपास रहता है, RNA coding sequence के left side पे. और यहाँ पे promoter पे क्या होता है, this RNA polymerase they bind, they initiate the transcription. और ये promoter provides the location and direction to initiate the transcription. Clear? Now, when we talk about allele, when we talk about gene, it is very necessary to understand the meaning of an allele. What is an allele? अब जैसे आपके पास अगर केक है तो केक के 2 फ्लेवर हो सकते हैं, एक प्लेन केक, एक फ्लेवर्ड केक. तो ऐसे ही आपके पास एक जीन है तो उसके 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, उसकी 2 वेराइटीज हो सकती हैं. अब हाइट के लिए जो जीन है उसमें आपको हाइट टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है. तो हाइट इज ए कैरेक्टर एंड द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दिस कैरेक्टर ऑफ हाइट इज अ जीन which may be present on chromosomes, and homologous pair of chromosome carries the 2 different traits of this character, like tallness and dwarfness, जो कि किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे ही एक्सप्रेस होगी और दोनों के होमोलोगस पेयर पे होगी. तो यानी एलील्स को डिफाइन करने जब हम जाते हैं तो इट्स वेरी सिंपल, लाइक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सिंगल जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोसाई ऑफ द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. सो दीज आर सम वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए आगे की सारी डिटेल्ड स्टडीज को समझने के लिए. आई होप इट हेल्प्स. और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी आपस में कनेक्टेड है. तो इफ यू विल मिस वन वीडियो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वीडियो. दूसरा, देयर आर सम बुक्स विच आर रिलेटेड टू जीन्स एंड क्रोमोसोम्स एंड द वर्ल्ड ऑफ डीएनए. If you are a voracious reader, you can go and check out the links for those books. I have given it in the description box. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.